खालिस्तानी टेररिस्ट अब कनाडा में दंगे प्रसाद कर रहे हैं अपने एक अलग देश के लिए, और यही टेररिस्ट कुछ टाइम पहले इंडिया में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने एक अलग देश के लिए। लेकिन क्यों इनको क्यों चाहिए अपना एक अलग देश? दूसरा क्वेश्चन, क्या खालिस्तानियों का पाकिस्तान ISI से भी कुछ कनेक्शन हो सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर खालिस्तान है क्या और खालिस्तान की शुरुआत कब हुई? यही कुछ सवालों के जवाब और खालिस्तान की सच्चाई इस वीडियो में मैं आपको बताने चाहता हूँ। प्रो खालिस्तान लीडर ऑफ वारिस पंजाब ने अमृतपाल सिंह Radicals go on rampage. पहला क्वेश्चन, खालिस्तान क्या है? भारत के पंजाब राज्य की सिख कम्युनिटी ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की है जिसका नाम है खालिस्तान। लेकिन ये खालिस्तान की मांग आज शुरू नहीं हुई, बल्कि आज के सैकड़ों सालों पहले ही खालिस्तान की मांग शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की भी डेथ हुई थी और बहुत सारे बेगुनाह हिंदू और सिख भी मारे गए थे, जिसके पीछे सारी गलती थी जरनैल सिंह भिंडरावाला की, जिसका मानना था कि सिखों को अपने धर्म को बचाने के लिए भारत सरकार और हिंदुओं से लड़ना पड़ेगा। भिंडरावाला की इसी आइडियोलॉजी की वजह से 1980 से 84 के बीच दिल्ली और पंजाब में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे और हजारों बेगुनाह लोगों की जान गई थी सिर्फ खालिस्तान की वजह से। तो आइए जानते हैं खालिस्तान का इतिहास कि खालिस्तान की शुरुआत कब हुई। खालिस्तान वर्ड लिया गया है खालसा से, जिसका मतलब होता है एक ऐसा देश जो सिर्फ सिख धर्म मानने वाले लोगों के लिए होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि खालिस्तान की शुरुआत भिंडरावाला ने की थी या फिर खालिस्तान वर्ड की स्थापना भिंडरावाला ने की थी, तो नहीं, खालिस्तान का इतिहास से भी बहुत ज्यादा पुराना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वर्ड की स्थापना की थी, जिसका अर्थ होता है प्योर होना या फिर सच्चा होना। इसी टाइम औरंगजेब ने सिखों के 90वें गुरु गुरु तेग बहादुर को सर से काटकर मार डाला था, जिसकी वजह से सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने निर्दोष सिखों को बचाने के लिए खालसा के जरिए सिखों की एक सेना बनाई थी। लेकिन खालसा को बनाने के पीछे उनका एक और मकसद था, सिख समाज के लोगों को पॉलिटिकल और रिलीजियस लेवल पर मजबूत करना, जिसके अंदर सिख समाज के लोग अमृत पिएंगे और पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएंगे और सिख गुरुओं को मानना शुरू कर देंगे। इसके बाद 1929 में पहली बार एक अलग सिख देश की मांग शुरू हुई थी, जब लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से आजादी का प्रस्ताव रखा था, तो 3 लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। पहले थे मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तीसरे थे अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों मना किया था इसका आइडिया तो आपको होगा ही। दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसलिए मना किया था क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के राज में गरीबों और लोअर कास्ट के लोगों को प्रोग्रेस मिल रही है। तीसरे है मास्टर तारा सिंह, जो उस टाइम पर सिख समाज के लोगों के लिए एक महान हस्ती थे, जिनका कहना था कि हम आजादी नहीं बल्कि सिख समाज के लोगों के लिए एक अलग देश चाहते हैं। इसके बाद 1940 में पहली बार खालिस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया गया। 1940 में जब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की थी, तो उसी टाइम अकाली दल और सिखों के एक फेमस नेता डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने भी कहा था कि हम भी सिखों के लिए एक अलग देश चाहते हैं, जिसके अंदर पंजाब के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के भी कुछ भाग शामिल होंगे। लेकिन उस टाइम के कांग्रेस पॉलिटिशियन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। चलो, कोई तो अच्छा काम किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने सिखों को और अकाली दल के नेताओं को कहा कि आजादी के बाद इंडिया में सिखों को भी बराबर का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अकाली दल वालों का कहना था कि सिखों को उतनी ऑटोनॉमी नहीं दी गई जितना उनसे वादा किया गया था। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिखों के लिए एक अलग राज्य भी नहीं बनाया। लेकिन आजादी के 15 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिखों के लिए एक अलग राज्य बना दिया, जिसमें पंजाबी बोलने वाले पंजाब में रहेंगे, हिंदी बोलने वाले हरियाणा और चंडीगढ़ में रहेंगे, साथ में कुछ डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया। इसके बाद यह मामला शांत हो चुका था, लेकिन खालिस्तान की मांग ने दोबारा धूल पकड़ी 1978 में, जब एंट्री हुई जरनैल सिंह भिंडरावाला की। भिंडरावाला जब 30 साल का था, तो अपनी पिता की मौत के बाद दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बन गया। दमदमी टकसाल एक ऐसी संस्था थी जो सिख धर्म की शिक्षा देती थी, जिसकी वजह से भिंडरावाला एक कट्टरपंथी बना था। इसके बाद भिंडरावाला धीरे धीरे पूरे पंजाब में घूमने लगा सिख कम्युनिटी को धर्म की शिक्षा देने के लिए, जिसकी वजह से उस टाइम पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। भिंडरावाला अपने भाषणों से हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। इसी टाइम 1980 में भिंडरावाला और उसके समर्थकों ने निरंकारी बाबा गुरुबचन की हत्या कर दी। फिर 1981 में पंजाब में हिंदी भाषा को मातृभाषा घोषित कर दिया गया, लेकिन भिंडरावाला के समर्थकों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। इसी तरह भिंडरावाला ने बहुत सारे बेगुनाह हिंदुओं की जान ली जो पंजाब में रहते थे। इसके बाद 1982 में कांग्रेस सरकार ने भिंडरावाला के इस आतंकी दबदबे को रोकने की कोशिश की, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई और 30,000 सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब धीरे धीरे भिंडरावाला के समर्थकों में और हिंदुओं में प्रोटेस्ट होने लगे, जिसकी वजह से 1983 में भिंडरावाला और उसके समर्थकों ने एक बस में जाकर 6 हिंदुओं को मार डाला, जिसकी वजह से खराब हालत को देखते हुए कांग्रेस ने पंजाब में प्रेसिडेंटल रूल लागू कर दिया। अब तक पंजाब में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे रिपोर्ट के अनुसार, और जिनकी रिपोर्ट नहीं है उनकी तो कोई गिनती भी नहीं है। और यह वो
लोग थे जो भिंडरावाला की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे। अब भिंडरावाला को चारों तरफ से पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए भिंडरावाला जाके गोल्डन टेम्पल में छिप गया और वहीं से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। इसलिए 1 जून 1984 को कांग्रेस ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ आर्मी डिप्लॉय कर दी गई भिंडरावाला को मारने के लिए। इस ऑपरेशन में 83 जवान शहीद हो गए और 248 से ज्यादा लोग मारे गए और 500 से ज्यादा आतंकवादी भी मर गए, जिसमें भिंडरावाला भी शामिल था। इसके बाद भी भिंडरावाला के समर्थकों ने चारों तरफ प्रोटेस्ट करना जारी रखा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड संवंत सिंह और बेहन सिंह ने इंदिरा गांधी को ही असैसिनेट कर दिया, जो भिंडरावाला के समर्थक थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गए और अकेले दिल्ली में 2733 सिख मारे गए और पूरे इंडिया के अंदर 3350 सिख मर गए। इसके बाद भी खालिस्तान टेररिस्ट शांत नहीं हुए और इंडिया छोड़ो इंडिया के बाहर अब्रोड में भी बार बार अटैक कर रहे थे। जैसे जून 1985 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया फ्लाइट को उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए। अगस्त 1986 को फॉर्मर आर्मी चीफ एस वैद्य को भी 2 खालिस्तान टेररिस्ट ने असैसिनेट कर दिया। लेकिन इंडिया में 1984 के जितना बड़ा प्रोटेस्ट दोबारा इंडिया में कभी नहीं हुआ। लेकिन अब 2022 में इस खालिस्तानी प्रोटेस्ट की शुरुआत दोबारा हुई, जिसको शुरू किया अमृतपाल सिंह ने। अमृतपाल सिंह का जन्म 18 जून 1993 को पंजाब में हुआ था। 12th तक उसने पंजाब में ही पढ़ाई की और उसके बाद वो दुबई चला गया अपनी फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालने के लिए। लेकिन जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हुए तो अमृतपाल सिंह दुबई में बैठा बैठा फार्मर प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब फार्मर प्रोटेस्ट का हेड द्वीप सिंधु अरेस्ट हो गया तो अमृतपाल सिंह इंडिया आ गया और वारिस पंजाब का हेड बन गया, ताकि वो 1980 वाली प्रॉब्लम इंडिया में वापस कर सके। अमृतपाल सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भिंडरावाला को अपना आदर्श मानता है और भिंडरावाला के दिखाए राह पर ही चलना चाहता है। लेकिन ये भिंडरावाला से थोड़ा अलग है, क्योंकि भिंडरावाला ने कभी खालिस्तान की डिमांड नहीं की, लेकिन अमृतपाल सिंह तो खालिस्तान की डिमांड करता है। और अब अमृतपाल सिंह ने भिंडरावाला की तरह ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसे 2022 में अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में वारिस पंजाब के नेताओं ने बिहारीपुर गाँव में एक गुरुद्वारे को जला दिया। फरवरी 2023 में अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स ने पंजाब के एक अजनला नामक गांव में पुलिस स्टेशन को जला दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने इंडिया में खालिस्तान नहीं बनने दिया और खालिस्तान की इस मांग को टोटली रिजेक्ट कर दिया। चलो अब बात करते हैं खालिस्तानियों का पाकिस्तानियों से क्या कनेक्शन है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले टेररिस्ट अब इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं। एक रिसर्च के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का खालिस्तानियों के साथ कनेक्शन बताया गया है और बताया गया है कि ISI इंडिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानियों का सपोर्ट करती है। खालिस्तानी आतंकवादियों के लीडर्स परमजीत सिंह और वधवा सिंह लाहौर में बैठे बैठे खालिस्तानियों की टेरर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब से इंडिया के पंजाब में इल्लीगली खतरनाक हथियार भी सप्लाई किए जाते हैं। भिंडरावाला का भतीजा लखबीर सिंह और भी कई खालिस्तानी आतंकवादी लाहौर में बैठे बैठे यूरोप और कनाडा के खालिस्तानियों को एकजुट करके रखते हैं। साथ ही सिख फॉर जस्टिस का लीडर गुरु पवन सिंह भी अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अब ये खालिस्तान की मांग इंडिया छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हो गई। कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों ने इंडिया की एम्बेसीज को जला दिया, जो US, कनाडा और UK में थी। साथ ही कनाडा में जो हिंदू मंदिर है उन पर भी अटैक किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कनाडा जैसे देशों में तो पुलिस इतनी पावरफुल होती है, तो वहाँ इतनी आसानी से ये प्रोटेस्ट कैसे हो रहे हैं? तो इसका सारा क्रेडिट जाता है कनाडा की पॉलिटिक्स को। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी अपने दम पर पावर में नहीं है, बल्कि एक दूसरी पार्टी NDP के सपोर्ट से पावर में है। NDP पार्टी का लीडर है जगमीत सिंह, जो एक प्रो खालिस्तानी है और खुलकर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट भी करता है। जगमीत सिंह कुछ टाइम पहले नॉर्थ इंडिया के खालिस्तानी मूवमेंट में देखा गया है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने जगमीत सिंह को इंडिया का वीजा देने से भी मना कर रखा है। अब जगमीत सिंह खुद एक खालिस्तानी के सपोर्ट से पावर के अंदर है, तो जाहिर सी बात है वो खालिस्तानियों के इस प्रोटेस्ट को कुछ कहेगा नहीं। और इसी वजह से धीरे धीरे कनाडा में प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, जो शायद अब कुछ टाइम तक रुकने का नाम भी नहीं लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या कनाडा खालिस्तानियों को एक अलग देश देगा या फिर खुद ही खालिस्तान बन जाएगा? और खालिस्तान की इस अलग देश की डिमांड पर और खालिस्तान के इस प्रोटेस्ट पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैंने फ्रांस के प्रोटेस्ट पर भी वीडियो बनाई है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।